स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर साइंस क्लास बेटा। और हम लोग विज्ञान विषय में पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, तंतु से वस्त्र तक। इस पाठ में हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि जो तंतु या रेशे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तंतुओं के प्राप्त करने के जो स्रोत हैं वो क्या होते हैं, यानी कहाँ से हम लोगों को ये जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं। कुछ रेशे प्राकृतिक होते हैं, ये भी पढ़ा हमने, जैसे कि जो जंतुओं और पेड़ पौधों से मिलते हैं वो प्राकृतिक रेशे होते हैं। वहीं पर कुछ रेशे मनुष्य द्वारा जो है वो फैक्ट्रियों में केमिकल रिएक्शन से या रसायनों के उपयोग से बनाए जाते हैं, उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। और इन्हीं रेशों में इतनी विभिन्नता के कारण इनसे जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनमें भी विभिन्नता होती है। ये पहेली और बूझों के साथ आपने देखा होगा कि जिस तरह वो शॉप में गए या कपड़े की दुकान में गए तो कितनी तरह के कपड़े थे वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से तंतु से जो है वो वस्त्र बनाए जाते हैं, ये देखेंगे आज हम लोग। धागे से या तागे से वस्त्र बनाना। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ हैं। इनमें दो प्रमुख विधियाँ बुनाई और बंधाई है। क्या क्या है? बुनाई और बंधाई, यानी वस्त्र बनाने की दो विधियाँ हैं, बुनाई और बंधाई। बुनाई क्या चीज़ है ये पहले भी आप देख चुके हैं, पहले की वीडियो में फिर देख लीजिए। क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों तागे यानी दो धागों के सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं, है ना। बल लगा करके जिनको एक साथ बटा जाता है। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुनाई या वीविंग। तो यहाँ से आप परिभाषा कर सकते हो, यानी क्या अंतर होगा। देखिए, बुनाई और जैसे बंधाई में बुनाई के अंदर दो धागे चाहिएंगे आपको, दो धागों के सेट से कपड़ा बनेगा, इसको बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं वीविंग किस तरह से कागज़ की पट्टियों द्वारा की जाती है। क्रियाकलाप 5, भिन्न रंगों की दो कागज़ की शीट लीजिए। अलग अलग रंगों की दो कागज़ की शीट लेनी है। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई और 30 सेंटीमीटर चौड़ाई यानी 30 बाई 30 की वर्गाकार शीट काटनी है। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 नीचे देखेंगे, एक में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखा के अनुदिश काटिए। फिर शीटों के मोड़ों को खोलकर इन्हें फैला लीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरे शीट के कटावों से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। देखिए ऐसे काटना आपको। चित्र सी में देखिए आप किस तरह से एक स्ट्रिप को दूसरे शीट की कटावों में डाला जा रहा है। और फिर डी में देखिए आप, ये चित्र देखिए, यहाँ पर बुनने के बाद में जो है वो किस तरह का कपड़े जैसा ये लग रहा है। दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना दिखाया गया। ये देख लिया हमने, देख चुके हैं हम लोग। इसी ढंग से तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। देखिए, करघे भी पहले हाथ से चलाए जाते थे तो हस्त प्रचालित होते थे, लेकिन आजकल बेटा बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है जिससे समय की बचत होती है। ठीक है, हज़ारों लाखों मीटर कपड़ा जो है वो तुरंत ही बुन देती है, कुछ ही घंटों में, कुछ ही सेकेंडों में। चित्र 3.13, करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। देखिए, ये पुराना करघा है, जिसको हाथ से चला रही है महिला। इसके अलावा आजकल बिजली से चलने वाले करघे भी हैं। अब देखेंगे एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने ये ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? देखो, एक ही धागे से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनाकर स्वेटर बुने जाते हैं ना। स्वेटर के अंदर दो धागे नहीं होते हैं, एक गोला उनका चलता रहता है और सलाइयों के द्वारा उसको बढ़ाया जाता है बुन करके। इनकी बुनाई जो है वो नीटिंग कहती है। क्या कहलाती है? नीटिंग। मतलब वीविंग तो दो धागों से और नीटिंग सिर्फ सिंगल धागे से। इनकी बुनाई नीटिंग में किसी एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14 में देखेंगे हम लोग। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींच कर देखा है? बिल्कुल देखा होगा ना बेटा, पूरा उधड़ जाता है वो, एक धागा खींचते ही पूरा उधड़ जाता है, यानी नीटिंग के द्वारा बने होते हैं वो। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। देख रहे हो आप, एक ही धागे के द्वारा किस तरह ये स्वेटर बुनना जा रहा है। चित्र में देखिए, इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र निर्माण में किया जाता है। तो कौन कौन सी वो हो गई? बंधाई और बुनाई। बुनाई तो दो धागों के द्वारा और बंधाई या नीटिंग जो है वो सिंगल धागे के द्वारा। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में
होता है। अब पहेली यह जानना चाहती है कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन पदार्थों में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल बेटा, नारियल से भी जो है वो कॉयर नाम के रेशे प्राप्त होते हैं और उनसे हम लोग गद्दे वगैरह भरने के लिए, डोरमेट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, कुछ विशेष प्रकार की कंबलों में भी कुछ धागा डाला जाता है। तो इस तरह से इनसे भी वस्त्र बनाए जाते हैं। अब वस्त्र सामग्री का इतिहास देखो, वस्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे सीखा बनाना वस्त्र, वो देखेंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल यानी वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियां अथवा जंतुओं की चर्म यानी खाल से और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो देखो, उस समय जानते ही नहीं थे लोग वस्त्र बनाना, इसलिए ऐसा करते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियाँ तथा घास को बुनकर चटाइयाँ और डालियाँ यानी टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की लताएं यानी बेलें, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन द्वारा ऐंठ करके, जैसे धागे ऐंठते हैं ना, वैसे देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी, यानी उस समय क्या कपास की खेती की जाती थी। फ्लैक्स भी एक प्रकार का पौधा है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। ठीक है ना बच्चों, यानी प्राकृतिक रेशा प्राप्त करना और उससे कपड़े बनाना बट करके सीख गए थे लोग। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, यानी ढक लेते थे। ठीक है, वे शरीर को आच्छादित करने या ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ ही, अब सिलाई के लिए सुई नहीं थी तो वो वस्त्र को सिलना नहीं जानते थे। बुनना तो सीख लिया उन्होंने, लेकिन वैसे ही ढक लेते थे या लपेट लेते थे। अब सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने क्या किया, वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई, परंतु क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों और लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ये प्रश्न भी आता है आपके कि कोई ऐसे वस्त्र बताइए जिनको हम बिना सिले ही उपयोग में लेते हैं या पहनते हैं। तो लुंगियाँ, धोतियाँ, साड़ियाँ, आपको पता है कपड़े के पीसेज होते हैं या कपड़े के टुकड़े होते हैं, इनको ऐसे ही हम लोग पहनते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल, हमारा देश जो है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत विभिन्न है और यहाँ पर खान पान से लेकर के रहन सहन और कपड़े पहनने के ढंग तक में बहुत विविधता या भिन्नताएं पाई जाती है बच्चों। अब देखेंगे कि छोटा सा प्रोसीजर है शॉर्टकट में कि किस तरह से जो है वो रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए कपास गोलक को ओटने से क्या बने, रेशे बने, कॉम्बिंग करना, ठीक है ना। रेशे की क्या करी, कताई, और कताई से क्या बनाए, तागे या धागे। अब इनको बुनाई द्वारा या बंधाई द्वारा किस में बदला गया, वस्त्र में बदला गया। तो ये शॉर्टकट विधि है किसी भी रेशे से वस्त्र बनाने की। इसको आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ये शॉर्टकट विधि करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लो बंधाई या बुनाई किसे कहते हैं, 2 प्रश्न वो करेंगे। ठीक है बच्चों, और आपका ये पाठ भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।